क्लास 10 के बोर्ड स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो। आज हम वही रियल नंबर से वही सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बोर्ड में आने वाले हैं। जी हाँ, बोर्ड 2026 के टॉप 7 क्वेश्चंस कर रहे हैं आज हम। टॉप 7 क्वेश्चंस, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर साल पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिए। लास्ट में तो एक ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जो हर साल 200% लिख के गारंटी दे सकता हूं कि वो क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देर किए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास है कि इफ -1 टू द पावर n प्लस -1 टू द पावर 8 इज इक्वल टू 0, तो फिर इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्या n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, निगेटिव इंटीजर होगा, ऑड नंबर होगा या इवन नंबर होगा? ठीक है, ये जानना है n के बारे में। चलिए तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं और फिर इसे सॉल्यूशन करके बताते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, यहाँ देखिए -1 टू द पावर n, फिर प्लस ऐसे दिया हुआ है, प्लस -1 टू द पावर 8, ये 8 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक बात बताइए, -1 टू द पावर n ये तो अपनी जगह पे है, लेकिन -1 टू द पावर 8 क्या होगा? कभी भी -1 का पावर इवन नंबर हो, इवन नंबर, ये इवन नंबर है ना, 8 इवन है, कभी भी इवन नंबर हो तो वो उसका आंसर +1 होता है। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या होगा भाई? इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना, जो है जैसा है वैसे ही मैंने लिख दिया। ऐसे में ये प्लस का 1 अगर मैं इधर ट्रांसफर करता हूँ, इक्वल के दूसरे साइड ट्रांसफर करता हूँ, तो क्या होगा? माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए -1 टू द पावर n इज इक्वल टू -1, राइट, -1। ठीक है, अच्छा अब ये बताइए, इस -1 है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे -1 जो है, -1 का पावर n जो है वो -1 आया है। आपको भी पता है कि -1 कैसे आता है? जब भी अभी आपने पढ़ा कि इवन रहेगा, जब भी इवन रहेगा तो वो प्लस का 1 आएगा, और जब भी -1 का पावर n ये जो है ऑड नंबर होगा, ऑड, कभी भी ऑड होगा तो ये हमेशा -1 होगा। यानी कि n की वैल्यू क्या हुई? n की वैल्यू क्या हुई? ऑड नंबर होना चाहिए। ठीक है, n शुड बी ऑड। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या था? ऑप्शन था पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, ऑड नंबर, इवन नंबर। तो सही आंसर क्या हो गया? ऑड नंबर। ठीक है, ऐसे करके आप बताएंगे। तो याद रखें, कभी भी इस तरह से हम फटाफट डिस्कस कर सकते हैं, फटाफट समझ सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें जानने को क्या मिला कि -1 का पावर कभी भी इवन रहेगा तो 1 आंसर आएगा, यहाँ 1 आएगा। ठीक है, और -1 का पावर अगर ऑड रहेगा, ऑड, ठीक है, यहाँ जैसे कि हमने देखा ऑड रहेगा तो वो हमेशा -1 आंसर आता है। ठीक है, और ऐसे में हम देख लेंगे कि क्या ऑप्शन सही होने वाला है। आइए चलते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो हर बार पूछे जाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव में। ये देखिए क्या पूछे गए हैं, 0.4 इज एन क्या? इनमें से रेशनल है, इरेशनल है, इंटीजर है, नेचुरल है, क्या होगा? ठीक है, यहाँ देखते हैं। ये देखिए 0.4 को रूट में नंबर दिया गया है, रूट में 0.4 ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, रूट में 4/10, है ना, 4/10 लिखा जा सकता है, क्योंकि पॉइंट के बदले पॉइंट अगर हटाया जाता है तो नीचे में आपके उसके बदले 1 आता है, और जितने डिजिट होते हैं, एक ही डिजिट है तो एक 0 आता है। ठीक है, 4/10। आपको पता है कि ये 4 का रूट जो है, 4 का रूट वो तो 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई √10, ये वैसे के वैसे ही रहने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं √10 की वैल्यू निकालता भी हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन करता भी हूँ, देखो तो ये नहीं होने वाला ना, ये आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √10 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। तो ये ऐसे में नीचे में हमारे पास रूट आ गया है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इरेशनल नंबर। ठीक है, यानी कि 0.4 अंडर रूट में है, तो अगर ऐसे में है तो उसका सही ऑप्शन क्या होगा कि वो एक इरेशनल नंबर है। तो कभी भी आपको चेक करना है कि रेशनल है, इरेशनल है, तो आपको सिंपली क्या करना होता है, आपको ऐसे फ्रैक्शन में ले जाना होता है, और फ्रैक्शन में ले जाके देखना होता है कि परफेक्ट स्क्वायर, अगर ये दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर आ जाते, ऊपर भी और नीचे भी, जैसे ऊपर में तो आ गया, ठीक है, ये 4 के बदले 2 आ गया, लेकिन नीचे वाला नहीं आ पाया, अगर ये दोनों ही आ जाते, है ना, तो आराम से ये एक
क्या होता, रेशनल नंबर कहलाता। ठीक है, या ऊपर में आ जाता, नीचे में नहीं आता तो भी रेशनल नंबर कहलाता, लेकिन नीचे में कभी भी अगर आपके रूट में आ जाए तो वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। याद रखें, डिनोमिनेटर शुड कैन नॉट बी इन रूट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये देखिए, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16, 24 लीव्स द रिमाइंडर 7 इन ईच केस। 7 है ना, इन ईच केस। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक नंबर बताइए, सबसे छोटा नंबर वो बताइए जिसे मैं 12 से, 16 से, 24 से, तीनों से डिवाइड करूं, इन तीनों से डिवाइड करूं तो जो रिमाइंडर बचे वो 7 बचे, हर बार 7 रिमाइंडर बचे। ठीक है, तो कभी भी इस तरह की क्वेश्चंस आए, है ना, चलिए मान लीजिए कि सबसे पहले क्वेश्चन की रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए होता। अगर ऐसा होता कि 7 बस इन तीनों से डिवाइड हो जाने वाला क्वेश्चन पूछता कि एक ऐसा नंबर बताइए सबसे छोटा लिस्ट नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, बस ऐसा क्वेश्चन होता। ठीक है, रिमाइंडर की बात नहीं होती। तो कभी भी लीस्ट नंबर निकालने के लिए, लीस्ट देखिए छोटा नंबर निकालने के लिए जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, तो इन तीनों से डिवाइड होने के लिए तो इनसे बड़ा ही नंबर चाहिए ना, तो हमें लेना होगा एलसीएम। हमें क्या लेना होगा, एलसीएम। ठीक है, तो सबसे पहले हम 12, 16 और 24 का एलसीएम लेंगे। 12, 16 एंड 24। ठीक है, एलसीएम लेंगे इनका। ठीक है, चलिए एलसीएम लेने के लिए आपको प्राइम नंबर उठाना है और एलसीएम लेते जाना है। ठीक है, ये लीजिए, ये लीजिए, ये 3, 4, 6 है ना। चलिए और देखते हैं, और जाएगा ये 3, 2, 3 है ना, और जाएगा, चलिए 3 से 1, 2, 3। तो देखिए हमारे पास एलसीएम क्या आ रहा है भाई, एलसीएम आ रहा है हमारा, ये देखिए, ये है ना, और ये। ठीक है, यहाँ पे 1 होने वाला है एक्चुअली। ठीक है, यहाँ 1 हो जाएगा। चलिए, तो हमारे पास एलसीएम क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, राइट। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 2 जा 48। ये एलसीएम हो गया, है ना। तो सबसे पहला काम तो हम करेंगे कि एलसीएम ले लेंगे, है ना। जो भी गिवन नंबर होगा, कभी भी ऐसा पूछा जाएगा तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। यानी कि 12, 16 और 24, 48 सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाने वाला है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमें 7 रिमाइंडर बचाना है ना, वो पूछ रहा है 7 रिमाइंडर बचाना है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे में 48 जो हमारा एलसीएम आएगा उसमें 7 अगर हम ऐड कर देते हैं, है ना, 7 ऐड कर देते हैं, 55। ये वो नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड किया जाए, इन तीनों से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 7 बचेगा आपका, हर बार रिमाइंडर आपका 7 बच जाएगा। तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आए जहां पे आपसे बोला जाए कि इतने रिमाइंडर बचना चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी नंबर गिवन है उन सब का एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकालने के बाद आपको जो नंबर गिवन दिया गया है कि रिमाइंडर बचना चाहिए उसमें ऐड कर देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूनिट डिजिट ऑफ 8 टू द पावर n। 8 टू द पावर n है ना, 8 टू द पावर n की जो भी वैल्यू आने वाली है उसका यूनिट डिजिट, सबसे पहला यूनिट डिजिट जो होगा, है ना, जैसे मान लीजिए 7, 3, 2, 5 जो भी है, तो ये यूनिट डिजिट इसको कहते हैं, सबसे पहले वाले डिजिट को, है ना। तो पीछे से सबसे पहला, तो इसमें कह रहा है कि यूनिट डिजिट इनमें से कौन नहीं हो सकता, किसकी पॉसिबिलिटी, है ना, 4 नहीं हो सकता कभी भी। एट पावर में n की जगह पे कुछ भी रखूं, 1 रखूं, 2 रखूं या इनफाइनाइट रखूं, कुछ भी रख लूं, लेकिन यूनिट डिजिट इनमें से कौन है जो नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। ठीक है, ये जानना हमें। तो आइए देखते हैं 8 टू द पावर n। ठीक है, 8 टू द पावर n को मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2 टू द पावर n, राइट, 2 टू द पावर n ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि जो हमारे इस 8 के जो फैक्टर्स आए हैं वो सिर्फ 2 आए हैं, इसमें 5 नहीं है, राइट, 5 तो है नहीं। और आपको पता है कि जब भी 5 की बात करें, 5, तो 5 का पावर कुछ भी रखा जाए तो ही 0 आ सकता है। लास्ट यूनिट डिजिट 0 आने के लिए 5 चाहिए, इसमें 5 है नहीं, है ना, इसमें 5 है नहीं। ठीक है, इसमें एक भी 5 नहीं है, तो ऐसे में हम कहेंगे कि 0 नहीं आ सकता। ठीक है ना, कभी भी याद रखें कि लास्ट में हमें यूनिट डिजिट 0 से एंड करे, हम चाहते हैं कि यूनिट डिजिट में लास्ट में 0 हो। ठीक है ना, लास्ट में हमारे पास 0 हो,
कोई भी नंबर हो लास्ट में 0 हो, तो ऐसे में फैक्टर में 5 होना चाहिए, फैक्टर में 5 होना चाहिए। और यहाँ 5 फैक्टर में नहीं है, देखिए कहाँ है, सिर्फ 2 इंटू 2 इंटू 2 है, 5 नहीं है। इसका मतलब कि यूनिट डिजिट 0 नहीं हो सकता, सिंपल। ठीक है, इस तरह से आप फैक्टराइज करके आप जान लेंगे। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। हमारे पास ये देखिए, ये एलसीएम का क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये एलसीएम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने के चांसेस होते हैं, बहुत चांसेस होते हैं। ये देखिए कह रहा है 2 पॉजिटिव नंबर, एक P है और एक Q है ना, 2 पॉजिटिव नंबर है हमारे पास P एंड Q। P को ऐसे डिनोट किया गया है ना, 18a² b का पावर 1। ठीक है, और Q को डिनोट किया गया है, Q इज इक्वल टू दिखाया गया 20a³ b², ये दिखाया गया। ठीक है, ऐसे में कह रहा है कि एलसीएम क्या होने वाला है, एलसीएम क्या होगा। कभी भी दो नंबर का एलसीएम निकालना हो, आपको करना होता है उसे प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन अगर आपके पास पहले से इस फॉर्म में दिया हो ना, अननोन फॉर्म में, वेरिएबल्स के फॉर्म में, तो पहले आप जो नंबर है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना। तो आपको 18 के लिए आप क्या करेंगे, 18 P को हम लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू 18 के लिए हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ, आप चाहे तो कर लें। ठीक है, फिर a² को हम क्या लिखेंगे, a इंटू ए, ठीक है, इंटू बी, हो गया ये, है ना। P को हमने लिख दिया। Q को लिखने के लिए क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू, अब 20 है ना, तो 2 इंटू 5, है ना, 2 इंटू 5। ठीक है, ऐसे लिख देंगे, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, ऐसे आ गया। अब आगे इंटू में और क्या होगा, a³ है ना, तो 3 टाइम्स a होगा, a इंटू ए, और b² है, यानी कि 2 बार होगा, इंटू बी। चलिए, तो ये आपके हो गए। ठीक है, अब आइए, अब क्या करने वाले हैं, हम इसमें कॉमन निकालेंगे। पहले तो कॉमन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, कॉमन, ये देखिए ये 2 दोनों में है, कॉमन निकाल लिया। ठीक है, 3 है नहीं, ये a कॉमन निकाल लिया, और एक और a कॉमन निकल गया, एक b भी कॉमन निकल गया, ये। ठीक है, तो एलसीएम याद रहे, इसी में हम आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए दोनों सिखा दे रहा हूँ, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ अगर निकालना होता, चलिए हमें वैसे तो इसमें एलसीएम निकालना, पहले एचसीएफ सीख लेते हैं। एचसीएफ निकालना है तो जो ये कॉमन आया है ना, बस इसी को पकड़ेंगे, 2 इंटू ए इंटू बी, ये हो गया हमारा एचसीएफ, ये डायरेक्टली एचसीएफ हो गया, है ना। यानी कि हमारा आंसर आ गया 2a² b, ये एचसीएफ हो गया, दैट्स इट, है ना। ये 2 बार है इसीलिए a²। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए एकदम सिंपल ये काम करना होता है। ठीक है, लेकिन वही एलसीएम अगर निकालना हो, हमें एलसीएम निकालना हो, ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए हमें सिंपली क्या करना होता है कि जो हमारा कॉमन आया है उससे तो लिखेंगे, है ना, जो कॉमन आया है उसे तो लिखेंगे। जैसे कि 2 कॉमन आया है तो 2 लिखेंगे, फिर a कॉमन आया है लिखेंगे, फिर a कॉमन आया है, फिर b कॉमन आया है, ये कॉमन आया है वो लिखेंगे। इसके अलावा जो भी हमारे, देखिए कॉमन के बदले एक बार लिखा, बस एक बार, ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो कॉमन नहीं आया है ना, उनको पूरा का पूरा लिख देंगे, जो नहीं आया। जैसे कि 3 और 3 2 बार नहीं आया तो 2 बार लिख देंगे। ठीक है, फिर हमारे पास इधर 2 और 5 दो नहीं आया है ना कॉमन, तो 2 और 5 भी लिख देंगे। ठीक है, और क्या, यहाँ आपके a और b ये भी एक्स्ट्रा बचा हुआ है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a और b भी बचा हुआ है, तो इसे भी हम लिख देंगे इंटू a इंटू b। ठीक है, ये सारे उठा लेंगे, कॉमन के बदले कॉमन उठा लेंगे, ये और ये तो कॉमन था तो उसे उठा लिया था। अब इसके बाद जो भी बचा होगा उसे भी उठा लेंगे, तो हमारा एचसीएफ बनके रेडी हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना। ठीक है, एचसीएफ बनके रेडी हो जाएगा, या सॉरी एलसीएम बनके रेडी हो जाएगा। तो एलसीएम इज इक्वल टू, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, याद है 2 3 जा 6, 3 जा 18, है ना, 18 2 जा 36, 36 5 जा 180, है ना, 180 हो गया। ठीक है, 180, और फिर a कितनी बार आया भाई, 1 2 3 टाइम्स, है ना, तो a³। b कितनी बार आया है, 1 और 2, है ना, यानी b²। ये रहा हमारा एलसीएम। ठीक है,
तो सिंपली कभी भी आपको देखिए, इसी में मैंने दोनों सिखाया है। आपको सिंपली क्या करना होता है कि एलसीएम लेने के लिए, एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए, पहले एचसीएफ जानते हैं कि एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन उठाना होता है। बस कॉमन उठाइए, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है, ठीक है। बस एचसीएफ के लिए हमें कॉमन उठाना होता है, ठीक है। लेकिन एलसीएम निकालने के लिए आपको कॉमन नहीं, बल्कि आपको कॉमन के साथ साथ पहले तो कॉमन लिख लेना होता है, जो कॉमन था वो लिख लेना होता है, इसके अलावा जो जो छूट गया उन सबको लिख लेना होता है। ऐसे में हमारा एलसीएम बन के रेडी हो जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कई बार आए हैं, पिछले 3 साल में 2 बार आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए आपको इसे कर लेना है, ठीक है। आइए यहां देखिए, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है ना। ये क्वेश्चन भी आपके 4 साल में 2 बार आया है, ठीक है। कंपोजिट नंबर शो करना है कि ये नंबर जो है वो कंपोजिट है, ठीक है। अच्छा, आपको पता होगा कि प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। अगर नंबर प्राइम है तो सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है, 2 फैक्टर होते हैं। और अगर वो कंपोजिट है ना, कंपोजिट है तो ऐसे में उसके कितने फैक्टर होते हैं? मोर देन 2, है ना, मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है, 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो मुझे इस नंबर को शो करना है कि ये एक कंपोजिट नंबर है ना, इसे शो करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। यानी कि मैं सिर्फ इतना कर दूं कि इसे ये दिखा दूं कि इसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो आइए उठाते हैं इस क्वेश्चन को और बनाते हैं। ये देखिए, हमारे पास नंबर है 5 × 11 × 17 और प्लस में क्या क्या है भाई? 3 × 11, ठीक है, 3 × 11। तो इसमें हमें शो करना है कि ये कंपोजिट है। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ एक नंबर है और यहाँ एक नंबर है ना। आपको पता है कि टर्म्स डिसाइड करता है सिर्फ प्लस और माइनस, ये प्लस और माइनस ही टर्म डिसाइड करता है। तो एक टर्म यहाँ है और एक टर्म यहाँ है, 2 टर्म, ठीक है। इन दोनों टर्म में आपको क्या कॉमन मिलने वाला है, ठीक है। तो 11 कॉमन मिलने वाला है। 11 को अगर मैं कॉमन उठा लेता हूँ तो हमारे पास क्या बचने वाला है? हमारे पास बचने वाला है 5 × 17, ठीक है। अब प्लस में आपके क्या बचने वाला है? प्लस में 3, ये देखिए मैंने कॉमन उठा लिया, ठीक है। अब आसानी से हम कह सकते हैं कि 11 × 85 + 3, ठीक है, 11 × 85 + 3 यानी 11 × 88, राइट। ये देखिए जो भी नंबर है, ये नंबर जो भी है, ये नंबर कुछ भी हो, इसके पास इसकी सेम वैल्यू ये आया है, ये सेम वैल्यू ये आया है। इसका मतलब है कि वो जो भी नंबर है वो 11 से तो डिवाइड होगा ही, क्योंकि 11 उसका फैक्टर दिखाई दे रहा है, 11 से तो डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। और 88 है तो 88 2 से भी डिवाइड होता है ना, बाकी 4 से भी डिवाइड होता है। खैर उतने से मतलब नहीं है, कम से कम इतना तो है कि जो भी नंबर है, ये नंबर जो भी है वो 1 से डिवाइड होगा। हर नंबर 1 से डिवाइड होता है, ठीक है। ये खुद से डिवाइड होगा, जो भी नंबर है ये चाहे जितना भी मल्टीप्लाई करके आता हो, ठीक है, वो खुद से भी डिवाइड होगा, इटसेल्फ, है ना, इटसेल्फ खुद से भी डिवाइड होगा, ठीक है। 2 फैक्टर तो यही बन रहे हैं, 2 फैक्टर तो यही बन रहे हैं। और तीसरा एक ये 11 डिसाइड हो गया कि 11 तो है ही तीसरा, तो मोर देन, है ना, आप कह सकते हैं हैंस इट हैव थर्ड फैक्टर, है ना, 11, ठीक है। 11 जो है हमारा थर्ड फैक्टर आ गया। और भी फैक्टर मिल जाएंगे लेकिन उससे मतलब नहीं है हमें, 2 से ज़्यादा मतलब था, 2 से ज़्यादा मिल गया हमें, है ना, तीसरा मिल गया, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर था, है ना, ये जो नंबर था, ये नंबर हमारा क्या था? ये हमारा एक कंपोजिट नंबर था, ठीक है, ये कंपोजिट था, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अगले चैप्टर जितने हैं सबके ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाला हूं मैं, ठीक है। आइए ये देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ठीक है। ये भी आ सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, और छोटे क्वेश्चन है, बहुत छोटे क्वेश्चन है, इनमें बिल्कुल टाइम आपको नहीं लगाना है, सेकंडों में बनाना है, ठीक है। कह रहा पेयर ऑफ इरेशनल नंबर जिनका प्रोडक्ट रेशनल नंबर हो, इनमें से कौन है ना। तो याद रखें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है और वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ये देखिए 16 4 जा 64, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जी हाँ बिल्कुल है, तो यही आंसर होगा। यहाँ देखिए, यहाँ अगर आप करते हैं तो 5 2 जा 10 परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता है, यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर था इसीलिए आ गया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए कह रहे हैं इनमें से
है ना, इनमें से कौन सा नंबर को √20 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि रेशनल नंबर आ जाए। अगेन रेशनल नंबर चाहिए, फिर मल्टीप्लाई करके एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलना चाहिए, दैट्स इट, है ना। ये देखिए √20 में √20 मल्टीप्लाई करते हैं तो √100 400 आएगा, है ना। √100 400 की वैल्यू 20 आती है, दैट्स इट, यानी कि यही आंसर होगा, है ना। बाकी √20 में बाकी सब मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ऐसे आप डायरेक्ट डिसाइड करते हैं। तो चलिए, जैसा कि मैंने वादा किया था, लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जो हर साल आता है, हर साल, कोई ऐसा साल नहीं है जो नहीं आए, 200% गारंटी कि वो क्वेश्चन आता है ना, रियल नंबर से वो क्वेश्चन आता है। तो आइए देखते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है। ये रहा ये क्वेश्चन, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। ये √3 को इरेशनल प्रूफ करना है। यहां √2 पूछ सकता है, √5 पूछ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो उसका जो भाई है, एक चचेरा खलेरा ममेरा भाई है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा जहां पे आपको यहां बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ देके बोलेगा कि प्रूफ कीजिए इसे इरेशनल नंबर, है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो फिर आप ज़्यादा लकी हैं, याद रखें, ऐसा क्वेश्चन आया तो बहुत लकी, फिर 2 लाइन में हो जाएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसको सीखते हैं, √3 इरेशनल नंबर है, ठीक है। इस बात के लिए क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि हम √3 को थोड़ी देर के लिए रेशनल मानेंगे। थोड़ी देर के लिए क्या मान लेंगे, लेट √3 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। मान लेंगे कि √3 जो है वो एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ऐसे में रेशनल नंबर है तो उसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो √3 इज इक्वल टू p/q या a/b आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलने वाला है, b, या फिर यूं बोलें कि √3b इज इक्वल टू a, ठीक है। आप क्या करने वाले हैं, यहां स्क्वायरिंग बोथ साइड, इस रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, ठीक है। √3b को अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं तो इधर भी आएगा a², ठीक है। यहां से √3 और स्क्वायर कट जाएगा तो 3b² इज इक्वल टू a² आएगा, ठीक है। 3b² इज इक्वल टू a² आने वाला है, ठीक है। ऐसे में आप बोल सकते हैं कि ये 3 जो है वो a² का फैक्टर है, यानी कि 3 डिवाइड्स a², सो 3 डिवाइड्स a, 3 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इस a को, ठीक है, नाउ a इज इक्वल टू 3c ऐसे मान लेंगे, a को हम 3c मान लेंगे। याद रखें जो यहां आएगा, है ना, उसको मैंने 3c मान लिया, c। याद रखें कि अगर ये √3 प्रूफ किया जा रहा है तो 3c मानेंगे, √2 प्रूफ किया जा रहा है तो 2c मानेंगे, √5 प्रूफ किया जा रहा है तो 5c मानेंगे, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लेंगे। ऐसे में क्या होगा, ये जो हमारा इक्वेशन था, इस इक्वेशन में, है ना, मैं a के बदले 3c लिखूंगा, यहाँ जो है वो 3c लिखूंगा, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आने वाला है, हमारे पास इक्वेशन बन जाने वाला है 3b² इज इक्वल टू 3c का स्क्वायर, ठीक है। समझ आ रही बात ना, ऐसा आ गया। तो अगर मैं इसे तोड़ूं तो 3b² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये देखिए स्क्वायर टूटेगा तो 9c² आ जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ गया है 3b² इज इक्वल टू 9c², ठीक है। यहां से अगर 3 इधर जाता है, ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा b² इज इक्वल टू 9/3c², जो कि b² इज इक्वल टू आ गया 3c², ठीक है। अब यहां देखिए, यहां फिर से बोलेंगे कि यहां अगर मैं थोड़ा सा इसको पलट के लिख दूं तो ऐसे लिख देता हूं 3c² इज इक्वल टू b², ठीक है, ऐसे लिख दिया। तो ऐसे में हमारे पास क्या आया भाई कि 3 डिवाइड्स, 3 फैक्टर है b² का, 3 डिवाइड्स b², इसलिए हम बोल सकते हैं कि 3 डिवाइड्स b, 3b को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। यहां हमने प्रूफ किया कि 3 जो है b को डिवाइड कर रहा है, 3 जो है वो b को डिवाइड कर रहा है, जबकि यहां हमने देखा कि 3 जो है
3 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है, 3 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है और 3 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है। दोनों जगह में हमने ये देखा, यहाँ b कर रहा है और वहाँ a कर रहा है। इसका मतलब ये जो 3 है, ये जो 3 है, ये 3 जो है वो फैक्टर है ना। a बाई बी जो हमारा हमने जो नंबर लिया था, है ना, 3 जो a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि 3 एक कॉमन फैक्टर है, दोनों का कॉमन फैक्टर है। जबकि रेशनल नंबर जो होता है, ठीक है, रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, a बाई बी जो है वो क्या रेशनल नंबर में a बाई बी जो है वो क्या होना चाहिए, a बाई बी जो है बेसिकली दोनों के दोनों इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, a बाई बी के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, और b जो है वो रूट में कि जो b है वो 0 नहीं होना चाहिए, और इसके साथ साथ ये दोनों नंबर की कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जबकि 3 जो है तीसरा एक फैक्टर आ गया हमारे पास, 1 के अलावा कोई मतलब कि 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए था, जबकि 3 यहाँ फैक्टर है। इसीलिए हम और कुछ नहीं, हम यहाँ से यहाँ करने के बाद हम डायरेक्ट ये लिखने वाले हैं कि 3 इज क्लियरली 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, ठीक है। हेंस आवर सपोजिशन जो हमने माना था, है ना, हमने जो माना था वो गलत है, सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने क्या माना था, हमने माना था कि √3 इज ए रेशनल नंबर, राइट, हमने ये माना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ गया, ठीक है। तो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस इसका मतलब क्या है, √3 इज एन इरेशनल नंबर। बस इतना करना है आपको, ठीक है। तो याद रखें कि ये क्वेश्चन आपको 200% गारंटी है, 200% कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके एक बार और समझना है तो समझ लें, ठीक है। ऐसे करके आपको क्या करना है, इसे बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई कर लेना है और शो कर देना है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया ना, तो मैंने कहा अभी आपको समझाया कि उसके बदले ये वाला क्वेश्चन आएगा, है ना, और ये क्वेश्चन अगर आया, ये क्वेश्चन आया तो फिर तो आप ज़्यादा लकी हैं, ये बहुत लकी, मतलब आप लकी हैं तो ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये उसका जुड़वा भाई मान लो या फिर आप चचेरा मेरा भाई मान लो, लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादा आसान है ना। अगर वो क्वेश्चन नहीं आया तो ये आएगा। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूफ कीजिए 5 - 2 √3 ये इरेशनल है, जबकि √3 ये पहले से दिया हुआ है कि √3 जो है वो इरेशनल है, ठीक है। और 5 - 2 √3 को प्रूफ करना है कि वो इरेशनल है ना। 5 - 2 √3 इसमें प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे मान लेंगे जैसा पिछली बार माना था, ठीक है। लेट 5 - 2 √3 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर आप मान लेंगे, पहले रेशनल नंबर मान लेंगे, ठीक है। चलिए तो ऐसे में हम बोल सकते हैं सो 5 - 2 √3 इज इक्वल टू a बाई बी, है ना, हमने मान लिया। अब ऐसे में हमारे पास सिंपली हम बोल सकते हैं कि 5 को अगर मैं उधर लेकर जाऊं, ठीक है, या √3 को उधर लेकर जाऊं, ठीक है, ऐसे करते हैं, √3 को ही ऊपर उधर ले जाते हैं क्योंकि यहाँ माइनस है, प्लस हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 5 - a बाई बी, ये लीजिए -a बाई बी, मैं इसको इधर लेके आया इक्वल टू प्लस का 2 √3, ठीक है, ऐसा आ गया। अब ऐसे करने के बाद पहले इसे सॉल्व कर लेंगे, है ना, इसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे भाई, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 1 है, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। ये 5b और ये b से b 1 बार में, यानी a इज इक्वल टू 2 √3। अब आपको सिंपली क्या करना है, इस 2 को अब मल्टीप्लाई में है, हटा, मतलब इधर जो रहेगा ना √3 के साथ जो रहेगा सबको धीरे धीरे दूसरे साइड घसका देना है, ठीक है, दूसरे साइड हटाना है। तो ये 2 जो मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 5b - a बाई 2b इज इक्वल टू √3, ठीक है। अब इतना काम कर लेना है, पहले इतना काम कर लेना है और बस इसके बाद अब कुछ काम नहीं है, बस आपको क्या करना है, बस और बस आपको एक स्टेटमेंट लिखना है। क्या क्वेश्चन में पहले से गिवन था, क्या देखिए क्वेश्चन में यहाँ देखिए पहले से गिवन था कि √3 जो है वो एक इरेशनल नंबर गिवन था पहले से, ठीक है। और हमने यहाँ पे फाइनली प्रूफ कर दिया है कि √3 इज इक्वल टू दिस,
ठीक है, √3 इज इक्वल टू 3, ये इरेशनल है, जबकि ए बाई बी जो है वो हमने माना था रेशनल है। तो ए बाई बी जो भी है, रेशनल में कोई भी ऑपरेशन ऐसा किया गया है रेशनल के साथ तो वो रेशनल ही होगा। तो हम बोल सकते हैं कि क्लियरली क्या क्लियरली भाई, रेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू, रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, जैसा हमने अब यहां लिखा था फिर वही लिख देंगे कि हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमने जो माना था वो गलत माना था, और √3 जैसे यहां माना था वैसे ही यहां बोल देंगे कि 5 - 2 √3 जो है वो एक इरेशनल है, बस। ठीक है, सिंपली, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इतना ही। तो ये ज़्यादा आसान हो गया, ठीक है, आपको √3 को प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, सिर्फ ऑपरेशन करके √3 के साथ जो भी था, √3 के साथ ये जो था उन्हें बस दूसरे साइड घसका देना है और लिख देना है कि रेशनल कैन नॉट इक्वल टू इरेशनल, दैट्स इट। ठीक है, तो ऐसे ही अगले चैप्टर्स के लिए आप चाहते हैं कि अगले चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं जो बोर्ड में आप डायरेक्टली वही सारे क्वेश्चन करके जाएं और अच्छे मार्क्स ला सकें, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि मेरी मोटिवेशन बनी रहे। थैंक यू सो मच।